हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि व्हाट इज़ सर्वनाम। सर्वनाम क्या है, आखिर सर्वनाम होता क्यों है, आखिर हम लोग इसको यूज़ कैसे करते हैं और इसको पढ़ना ज़रूरी क्यों है, इसको पढ़ना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सर्वनाम आखिर होता क्या है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो सर्वनाम की परिभाषा लिखी है। तो मैं पढ़ लेता हूँ परिभाषा आखिर लिखी क्या है। तो परिभाषा में यह लिखा है, वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी, वह आदि। तो सर्वनाम, देखिए सर्वनाम का सिंपल सा अर्थ ये होता है कि ये संज्ञा के स्थान पर आता है। तो मैं बता चुका हूँ आखिर संज्ञा होता क्या है। तो मेरे वीडियो में जाओ, मेरे चैनल में जाओ, वहाँ जाकर आप सर्च करो कि संज्ञा क्या है। वहाँ जाकर आप देख सकते हो संज्ञा के बारे में पूरा डिटेल में, संज्ञा आखिर होता क्या है। तो अगर आप संज्ञा को देखकर या इस वीडियो में आते हो तो आप इस वीडियो को अच्छा से समझ पाओगे। तो चलिए गाइस, चलते हैं आगे तरफ इस वीडियो के। तो सर्वनाम जो है वो संज्ञा के स्थान पर आता है। लाइक मैं बता चुका हूँ कि राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है राम। तो जैसा कि हम बोलते हैं राम किताब लेने गया है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि वह किताब लेने गया है। तो राम के जगह पर हम वाह यूज किए, राम के जगह पर क्या यूज कर रहे हैं, वाह। तो यहाँ पर वाह क्या होगा, सर्वनाम। मतलब कि संज्ञा के स्थान पर हम जिस शब्द को यूज़ करते हैं, जिस वर्ड को यूज़ करते हैं उसी को सर्वनाम कहा जाता है, उसी को सर्वनाम के स्थान पर रखा जाता है। और उदाहरण हो आपके सामने मैं बता रहा हूँ, हिमालय बहुत लंबा है। तो हम उसको इशारा करके ये भी तो कह सकते हैं वह बहुत लंबा है। तो वह यहाँ क्या हो गया, सर्वनाम। जैसे कि सीता बहुत अच्छी थी, सीता बहुत अच्छी थी। तो हम ये भी तो कह सकते हैं वह बहुत अच्छी थी, या फिर यह बहुत अच्छी है, या तो वे लोग बहुत अच्छे थे। मतलब संज्ञा के बदले में सर्वनाम को यूज़ कर रहे हैं, तो इसी को बोलेंगे सर्वनाम। मतलब जब भी संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के स्थान पर कोई वर्ड प्रयुक्त होगा तो वो जो वर्ड है वो सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो आप लोग, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि सर्वनाम आखिर होता क्या है। तो सर्वनाम का मतलब ही होता है सबका नाम। सर्वनाम का मतलब सबका नाम, मतलब किसी के नाम के जगह किसी वर्ड को यूज़ करना ही सर्वनाम कहलाता है। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं आप देख सकते हो इस वीडियो में स्क्रीन पर। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंध बोधक सर्वनाम, चौथा पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। तो हम इन 6 भेदों के बारे में पूरे डिटेल में जानेंगे। तो जानने के लिए पूरे वीडियो को अंतिम तक देखना, तब समझ पाओगे आखिर सर्वनाम होता क्या है। तो चलिए चलते हैं पहला भेद के बारे में जानने के लिए। तो गाइस स्क्रीन पर देख सकते हो आ चुका है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में क्या लिखा है, चलो पढ़ते हैं। जिस सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति का बोध हो, लाइक जिस सर्वनाम से किसी भी व्यक्ति का बोध हो। तो मैंने अभी बताया था कि वह बहुत अच्छा है। तो वह किसके जगह पर आया है, सीता के जगह पर या तो राम के जगह पर। जैसे कि मान लो राम बहुत अच्छा है, तो राम के जगह पर सर्वनाम यूज़ करेंगे तो ये होगा वह बहुत अच्छा है। तो वह किसके जगह पर आया है, एक व्यक्ति के जगह पर। मतलब एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। तो इस वर्ड को, इस सेंटेंस को बोलेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। समझ गए, पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति का बोध हो कहते हैं सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं उसको। तो जैसा कि आप देख सकते हो दूसरे शब्दों में, और इसी को दूसरा शब्द में हम कह सकते हैं बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब कि यहाँ बोल रहा है बोलने वाले, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो मैं हो गया, तो मैं एक पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। सुनने वाले, जिसके बारे में
सॉरी, यहाँ क्या है, सुनने वाले, मतलब जो सुन रहे हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो यहाँ आप हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। और जिसके विषय में कहा जाए, तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ सर्वनाम के बारे में। मान लो सर्वनाम एक व्यक्ति है और उस सर्वनाम के बारे में कह रहा हूँ, तो वो सर्वनाम भी हो गया। जैसे कि उसको मैं सर्वनाम देता हूँ वे लोग, उन लोग के बारे में मैं बोल रहा हूँ, तो उन लोग हो गया यहाँ पे व्यक्तिवाचक, सॉरी, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आई होप अब पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जान गए होंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं। वो होते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष क्या होता है, पहले आप पढ़ लीजिए स्क्रीन पे। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। मतलब कि जो सर्वनाम जो बोल रहा है वो अपने लिए प्रयोग करता है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, तो मैं अपने के लिए कौन सा सर्वनाम प्रयोग करूँगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, तो मैं सर्वनाम प्रयोग किया मैं का, मतलब मैं प्रयोग कर रहा हूँ सर्वनाम मैं का। हम बोल रहे हैं, तो मैं प्रयोग किया हम का। तो ये जो हम है, मैं है, वो हो गया उत्तम पुरुष हो गया वो, ठीक है। इसी को कहते हैं उत्तम पुरुष। मतलब कि जो बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, तो मैं प्रयोग कर रहा हूँ मैं का। मतलब मैं जब बोलता हूँ तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ मैं शब्द का, तो मैं हो गया सर्वनाम, जैसे कि मैंने बताया था। तो मैं कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, उत्तम पुरुष। अगर आपको कहीं पूछेगा कि मैं कौन सा सर्वनाम है, सॉरी, आपको इस तरह से पूछेगा कि मैं कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम हूँ है, तो आपको ऑप्शन देगा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो आपको ऑप्शन में मारना है उत्तम पुरुष। जैसे कि आप उदाहरण में देख सकते हो, मैं स्कूल जाऊंगा। तो मैं स्कूल जाऊंगा मतलब मैं अपने आप को कह रहा हूँ। तो मैं जो वर्ड है, सर्वनाम है, मैं अपने लिए प्रयोग कर रहा हूँ कि मैं स्कूल जाऊंगा। अब नेक्स्ट है हम मतदान नहीं करेंगे। मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि हम मतदान नहीं करेंगे, मैं अपने लिए हम का प्रयोग कर रहा हूँ। अब फिर नेक्स्ट में क्या है, यह कविता मैंने लिखी है। तो जो यह है, मैं अपने के लिए बोल रहा हूँ, यह कविता मैंने लिखी है। मतलब कि यहाँ यह का प्रयोग मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अपना प्रयोग कर मतलब यह का प्रयोग मैं अपने लिए कर रहा हूँ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पुरुषवाचक सर्वनाम की ओर। तो वो है मध्यम पुरुष। आखिर मध्यम पुरुष होता क्या है। तो मध्यम पुरुष जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। मतलब जो सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाला अपने लिए करता है। मतलब जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाला अपने लिए करता है, मतलब जो सुन रहा है उसके लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाए उसी को कहेंगे मध्यम पुरुष। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ, तो मैंने प्रयोग किया मैं, तो मैं हो गया प्रथम पुरुष। और मध्यम पुरुष में क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, आप लोग सुन रहे हो, तो आप लोग हो गया मध्यम पुरुष। मतलब मैंने आप लोगों के लिए आप लोग का यूज़ किया, मतलब मैंने तुम लोगों के लिए आप लोग का यूज़ किया, आप लोग सर्वनाम का यूज़ किया। तो यहाँ आप लोग हो गया मध्यम पुरुष। मतलब कि तुम सुन रहे हो, तो मैंने तुम लोगों के लिए तुम सर्वनाम प्रयोग किया, तो यहाँ पे हो गया तुम, क्या हो गया, मध्यम पुरुष। मतलब तुम को बोलेंगे मध्यम पुरुष। मतलब जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। जैसे कि मैं बोलता हूँ, तुम लोग वहाँ जाओ, तुम लोग ये खाना मत खाओ, तो तुम लोग सर्वनाम लगाकर मैं बोल रहा हूँ, तो तुम लोग यहाँ हो जाएगा मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष का उदाहरण जैसे कि दिया है यहाँ पे, तू हो गया तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने आदि। जैसे कि आपने उदाहरण देख लिया। उदाहरण मैं सेंटेंस में भी करके बताता हूँ। तुमने गृह कार्य नहीं किया है। तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि तुमने गृह कार्य नहीं किया है, मतलब तुमने घर का काम नहीं किया है। तो तुमने का प्रयोग मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, जो आप लोग सुन रहे हो। मतलब आप लोग जो सुन रहे हो, मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि तुमने गृह कार्य नहीं किया है। अब सेकेंड सेंटेंस है, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं। तो मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं।
मतलब आप लोग सुन रहे हैं, मतलब सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं मध्यम पुरुष। तो मैंने प्रयोग किया है तुम्हारे। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, तो मैं तुमको बोल रहा हूँ तुम्हारे पिताजी। तो सेकेंड जो थर्ड फोर्थ सेंटेंस है वो है तुमसे कुछ काम है। मतलब मैं आप तुमको बोल रहा हूँ कि तुमसे कुछ काम है, तो आप सुन रहे हैं, मतलब आपके लिए मैंने प्रयोग किया है तुमसे, तुमसे कुछ काम है। अब चलते हैं अगले पुरुषवाचक सर्वनाम की ओर, वो है अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष क्या होता है, मैं बताता हूँ अन्य पुरुष क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है अन्य पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। मतलब कि जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए करते हैं, जो बोल रहा है उसके अलावा और जो सुन रहा है उसके अलावा, उन दोनों को छोड़कर जिसके लिए प्रयोग करते हैं उसे अन्य पुरुष कहते हैं। मतलब कि जैसे कि मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, और मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, सर्वनाम के बारे में। मान लीजिए सर्वनाम एक व्यक्ति है, तो मैं सर्वनाम के बारे में कह रहा हूँ, तो सर्वनाम हो जाएगा अन्य पुरुष। मतलब जिसके बारे में कहा जाता है कुछ, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं अन्य पुरुष। जिसके बारे में हम कह रहे हैं उसे कहते हैं अन्य पुरुष। मतलब कि जो दो प्रेजेंट है, मैं प्रेजेंट हूँ और आप प्रेजेंट है, उसके अलावा जिसके बारे में कहा जा रहा है उसे कहते हैं अन्य पुरुष। तो चलते हैं अगले सर्वनाम की ओर। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के हम लोगों ने तीनों भेद कंप्लीट कर लिए हैं। अब आता है सर्वनाम के दूसरा भेद, तो वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो यहाँ लिखा है सर्वनाम के लिए सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से बोध होता है उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब कि यहाँ ये कह रहा है कि सर्वनाम के जिस रूप से, मतलब जिस सर्वनाम से हमें किसी निश्चितता का बोध होता है, मतलब कि हम जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी निश्चित चीज़ को बताने में प्रयोग करते हैं। लाइक अगर मैं कहूँगा कि वहाँ 10 चींटियाँ है, वहाँ 40 चींटियाँ है, वहाँ एक मोजा है, वहाँ 4 पंखे हैं। मतलब मैं किसी निश्चित चीज़ के बारे में बताने के लिए प्रयोग कर रहा वहाँ का। मतलब वहाँ क्या होगा, यहाँ पर होगा सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम, निश्चितवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो वहाँ का प्रयोग मैं किसी निश्चय चीज़ के बारे में बताने के लिए कर रहा हूँ, तो क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम वहाँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो अलग भाषा में, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध हो उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जैसे कि मैंने बताया, मतलब जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है किसी निश्चय चीज़ के बारे में बताने के लिए उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो आप उदाहरण देख सकते हो, यहाँ कोई काम नहीं है, तो मतलब कि मेरे पास कोई काम नहीं है, कि ये निश्चय है कि मेरे पास कोई काम नहीं है। और दूसरा है दूर की वस्तु के लिए मेरे पास कोई काम नहीं है। और रोटी मत खाओ, मतलब कि मैं साफ साफ बोल रहा हूँ रोटी मत खाओ। अगर मैं बोलता उसे मत खाओ, तो यहाँ तो मैंने साफ साफ नहीं बताया कि रोटी मत खाओ। अगर मैं बोलता उसे मत खाओ तो ये होता अनिश्चयवाचक सर्वनाम, बट मैंने कह दिया है कि रोटी मत खाओ, तो ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। अब सेकेंड आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, मतलब कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैंने एक उदाहरण तो दे चुका हूँ, अब दूसरा उदाहरण देता हूँ। उदाहरण देकर समझाऊंगा कि जैसे कि मैंने कह दिया वहाँ पे क्या है, वहाँ पर क्या रखा है, मतलब हम लोग को पता नहीं है कि वहाँ पर क्या है। अब मैं कह दूँगा कि मुझे वो खाना दो, मुझे वो खाना दो, तो मुझे तो पता नहीं है कि मुझे कितना खाना चाहिए, बस मैं कह रहा हूँ कि मुझे वो दो। यहाँ खाना दोगे तो आप अगर बोलोगे खाना दो तो यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि आप निश्चय के साथ बता रहे हो कि मुझे खाना चाहिए। बट अगर आप यहाँ ये कहोगे कि मुझे वो दो, मुझे वो दो, तो आप ना ही यहाँ ये बता रहे हो कि मुझे कितना खाना चाहिए,
ना ही ये बता रहे हो कि मुझे क्या चाहिए। तो ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग हम अनिश्चय रूप से किसी चीज़ को बताने के लिए करते हैं उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं और उदाहरण देता हूँ, वह मुझे दे दो क्योंकि वह मेरा है। मैं तो ये नहीं बता रहा हूँ कि मुझे क्या चाहिए, बस मैं ये कह रहा हूँ कि वह मुझे दे दो। और अगर मान लो आपके दरवाज़ा पास कोई आ गया और दरवाज़ा खटखटा रहा है और आप बोलोगे कौन है वहाँ, तो आपको तो पता नहीं है कि वहाँ कौन है, आपको तो वहाँ जाकर पता करना होगा। तो कौन है वहाँ, तो आपने कौन का प्रयोग किया, कौन है वहाँ, या तो फिर वहाँ कौन है, वहाँ कौन है, तो वहाँ का प्रयोग किया आपने उस व्यक्ति को बताने के लिए कि ये हम आपको नहीं जानते हैं अनिश्चय रूप से, आप बताएं कि आप कौन हैं। तो आप पूछोगे वहाँ कौन है, तो वहाँ का प्रयोग आपने किस लिए किया, उस व्यक्ति के बारे में जानने के लिए। मतलब जिस सर्वनाम का प्रयोग हम करते हैं किसी अनिश्चय चीज़ के बारे में जानने के लिए उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ओके गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है। तो गाइस चौथा जो सर्वनाम है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो तथा जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जिसकी, सो, जिसने, जैसा, वैसा आदि। तो यहाँ मैं उदाहरण के साथ आपको बताता हूँ। उदाहरण में है जैसा करेगा वैसा भरेगा, मतलब जैसा करेगा वैसा भरेगा। मतलब यहाँ दो सर्वनाम हैं, जैसा और वैसा। जैसा वैसा जो जैसा वैसा करेगा और भरेगा को एक साथ जोड़ रहा है। मतलब दो शब्द को एक साथ जोड़ रहा है, दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ रहा है। जैसा करेगा वैसा भरेगा, मतलब जैसा वैसा सर्वनाम जो है वो करेगा भरेगा को एक साथ जोड़ रहा है। और फिर सेकेंड में क्या है, जो परिश्रम करते हैं वे खुशी रहते हैं। मतलब कि जो और वे परिश्रम करते हैं सुखी रहते हैं, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो जो परिश्रम करते हैं वे सुखी रहते हैं, मतलब जो और वे इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ कर रखा है, जोड़ रहा है। तीसरा में आ गया जो, वह जो ना करे सो, क्या लिखा है यहाँ, सो थोड़ा। मतलब जो काम ना करे उसको मिलेगा थोड़ा। मतलब कि जो और उसको जोड़ रहा है इस सेंटेंस को, जो काम ना करे उसको मिलेगा थोड़ा। जैसे कि जाहिर सी बात है जो काम नहीं करेगा उसको थोड़ा सा ही मिलेगा, या तो फिर उसको कुछ नहीं मिलेगा। और पांचवा जो सर्वनाम है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसको समझने की ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी मैं समझाता हूँ एक रिवाइज के लिए। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सिंपल सी बात है। जैसे कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, तुम क्या करते हो, सॉरी हाँ तुम क्या करते हो, आप लोग कौन हैं। तो आप लोग, तुम, मैं, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। मतलब इन सर्वनामों का प्रयोग कर रहे हैं सवाल पूछने के लिए। तो सिंपल सा बात है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि बाहर कौन खड़ा है, तुम क्या खा रहे हो, पंखा कौन चला रहा है। तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। ओके गाइस, तो चलते हैं नेक्स्ट सर्वनाम की ओर, जो है निजवाचक सर्वनाम। तो गाइस निजवाचक सर्वनाम, तो निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध कराना। तो क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। तो निज मतलब अपना, वाचक मतलब बोध कराना। तो निजवाचक सर्वनाम का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को अपना बोध कराना। जैसे कि वह कार मेरी है, मैंने खाना खा ली, मैं खुद से काम करूँगा, मैं वहाँ सोऊंगा। मतलब कोई भी चीज़ अपनापन में दिखाना, जैसे कि वो चीज़ मेरी है, उस पर पूरा हक मेरा है, तो उसी को बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि वो मेरे रिश्तेदार है, मैं उसको मार सकता हूँ, वह मेरा घड़ी है। ओके गाइस, इसी को बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से आप किसी भी चीज़ पर अपना हक दिखाते हो, हक जमाते हो,
उसी को कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम। सिंपल सी बात है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।